Hello everyone. Today we are going to learn about India under the English East India Company, Warren Hastings 1772 to 1785. The English East India Company was established on 31st December 1600 as per the Royal Charter issued by the Queen of England Elizabeth I. The company had sent Captain Hawkins to the court of Mughal Emperor. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600। वो भी रॉयल कैटर इशू किया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन द्वारा। कंपनी ने अपने द्वारा कैप्टन हॉकिंस को भेजा था मुगल एम्परर जहांगीर के यहाँ। इसीलिए भेजा था ताकि वो फैक्ट्री की परमिशन ग्रांट कर सके। फैक्ट्री का यह मतलब था कि वो अपने गुड्स को स्टोर करने की एक जगह। वो सबसे पहले उन्होंने चुना था सूरत में। It was turned on initially. In 1613, Jahangir issued the firman permitting the East India Company to establish its first trading post at Surat. तो 1613 ने तो जब कैप्टन हॉकिंस आए थे तो उन्होंने जहांगीर ने मना कर दिया था। 1613 में जहांगीर ने कुछ फर्मन परमिट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी कुछ ट्रेड करने के लिए। तो सर थॉमस रॉय जो थे सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स और प्रिविलेजेस लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसके बाद इंग्लिश ने अपनी बिजनेस खोल दिया कहाँ कहाँ पे, आगरा, अहमदाबाद, ब्रूच। धीरे धीरे जो वो फैक्ट्रीज को वो अपने गुड्स को भेजने के लिए जो आए थे वो धीरे धीरे अपनी कंपनी की स्थापना धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे। In 1639, Francis Day established the city of Madras. तो 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की और उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज की। वेस्ट कोस्ट में उन्होंने कंपनी ऑब्टेन बॉम्बे ऑन लीज। तो कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे को लीज में लिया था किंग चार्ल्स टू के यहाँ से। वो भी 10 पाउंड्स दिया करते थे पर एनम का मतलब हुआ ईयरली। वो 10 पाउंड्स देते थे रेंट की तरह। जैसे कि उन्होंने बॉम्बे को रेंट की तरह लिया था चार्ल्स किंग के यहाँ से, वो 10 पाउंड्स दिया करते थे चार्ल्स टू को 1668 में। उसके बाद 1690 में क्या हुआ, जॉब चर्नॉक जो थे वो एक एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने 3 विलेजेस को खरीदा था, एक सुल्तानतीन, गोविंदपुर और कैलीकटा। इन तीनों को खरीदा था। धीरे धीरे कैलकटा बन गया था, एक सिटी की तरह बन के कैलकटा बन गया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो ट्रेड के लिए आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने विलेजेस को खरीदा और वो सिटीज बन गए। तो ये सब कुछ होने लगा। इट वॉज फोर्टिफाइड जॉब चर्नॉक who named it Fort William after the English King William III। तो धीरे धीरे जॉब चर्नॉक ने फोर्ट विलियम उधर पे एक फोर्ट, इट वॉज फोर्टिफाइड। धीरे धीरे कैलकटा में एक फोर्ट को स्थापना किया गया था। उस फोर्ट का नाम रखा गया था विलियम। विलियम इसलिए रखा गया था, उस टाइम पे एक इंग्लिश किंग थे, उनका नाम विलियम टू था, इसलिए फोर्ट विलियम रखा गया था। The factories and trading centers which English established all along the sea coast of India were grouped under 3 presidencies। तो धीरे धीरे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने एक फैक्ट्री और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, वो तीन विभाजन में विभाजन किया गया था। एक था बॉम्बे था, मद्रास था और कैलकटा था। After the Battle of Plassey in 1757 and Battle of Buxy in 1764, जो Battle of Plassey 1757 और Battle of Buxy 1764 हो चुका था, उसके बाद कंपनी बन चुकी थी, पूरी तरह पॉलिटिकल एक पावर की तरह बन चुकी थी और जो भी रूल था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था और जो भी कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव was the first governor for Fort William under the company rule। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर थे फोर्ट विलियम के और कंपनी के रूल में रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर बन चुके थे फोर्ट विलियम के। He was succeeded after Wallace and Chatham। The company appointed Warren Hastings as a governor of Fort William। तो सबसे फर्स्ट फोर्ट विलियम के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वर्लेस थे, कैटर थे, उसके बाद
वॉरेन हेस्टिंग थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रिफॉर्म्स देखेंगे। जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के फोर्ट विलियम के वो गवर्नर बन चुके थे, तो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो बुरी तरह एक फेलियर की तरह चल रहा था। जो भी उस टाइम पे जो वो इतनी डिफिकल्टी थी कि उस टाइम पे फेमाइन आ चुका था, और उधर पे इतना उन्होंने बहुत सारी इमीडिएट रिफॉर्म स्टार्ट कर चुके थे ताकि वो बचा सके, उधर के एडमिनिस्ट्रेशन को बचा सके। अबॉलिशन ऑफ ड्वेल सिस्टम, द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज ए दीवान। तो वो दीवान की तरह एक्ट करने लगे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे अपने एजेंट से। द ड्वेल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव वाज अबॉलिश। तो जो ड्वेल सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था उसको अबॉलिश मतलब निकाल दिया गया था एज ए मेजर टू इम्प्रूव। तो उसी तरह इम्प्रूव करने के लिए अपने फाइनेंस को, नवाब को जो 32 लाख दे रहे थे उसमें आधा अमाउंट देने लगे। उसके बाद जो मुगल एम्पर थे उनको 26 लाख दे रहे थे पर ईयर, तो उसको भी रोक दिया गया था। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, after the abolition of dual system, the responsibility of collecting the revenue fell on the shoulders of the company. तो ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, रेवेन्यू का कलेक्शन जो भी था कंपनी के हाथ पे, कंपनी के शोल्डर्स कंधों पे आके गिर चुका था। तो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रखा गया जिसमें वो बहुत सारे मेंबर्स थे, वो सुपरवाइज करते थे कैसे हमें रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। इंग्लिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इंग्लिश कलेक्टर्स जो थे वो अपॉइंट करे थे डिस्ट्रिक्ट में। वो क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ट्रेजरी को रिमूव किया गया था, मुर्शिदाबाद से लेके कैलकाटा में रखा गया था, और वहाँ पे एक अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया गया था। अकाउंटेंट जनरल का ये काम था कि रेवेन्यू का लेन देन सही तरीके से वो देखने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। कैलकाटा दस बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1772। उसके बाद कैलकाटा बन चुकी थी बंगाल की कैपिटल 1772। The Board of Revenue framed out lands by auction for a period of 5 years instead of 1 year in order to find out the real value. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उन्होंने ये फ्रेम किया था कि उन्होंने ऑशन किया था लैंड को 5 साल तक, बल्कि उन्हें 1 ईयर तक करना था लेकिन उन्होंने 5 साल तक कर दिया। द जमींदार्स वर गिवन पीरियोरिटी इन ऑक्शन। तो जमींदार जो थे उनको सबसे ज्यादा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। सर्टेन गुड मेजर्स वर टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट। तो बहुत सारे मेजर्स वॉरेन हेस्टिंग लेके आए थे पीजेंट्स फार्मर्स की यहाँ। एट्रीब्यूटरी सेस एंड अनरीजनेबल फाइन्स वर अबॉलिश्ड। तो जो भी फालतू के फाइन से उसको अबॉलिश किए गए थे। रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनटैचमेंट ऑफ रेंट। तो रेंट पे बहुत जो भी रिस्ट्रिक्शन फॉर इम्पोज्ड ऑन एनहांसमेंट ऑफ रेंट। तो बहुत जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे रेंट के बेसिस में, तो उसे भी देखा गया। ये द सिस्टम वाज ए फेलियर। फिर भी ये सिस्टम भी फेलियर था। मेनी जमींदार डिफॉल्टेड एंड अरेस ऑफ रेवेन्यू अक्यूमुलेटेड। तो जो भी जमींदार थे उन्होंने उन्होंने सही तरह से नहीं किया, जिससे रेवेन्यू का कलेक्शन ढंग से नहीं हुआ। Reorganization of judicial system. The judicial system at the time of Warren Hastings was a storehouse of abuses. तो जो भी judicial system था उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में, वो इतने सारे abuses थे। The Nawab was Hitaro, the chief administrator of justice, and misused his power. तो नवाब जो था वो ही जस्टिस को वो ही देखता था, और उन्होंने अपने पावर का मिसयूज कर दिया। His judgment were careless, and the zamindars who act as a judge at lower level within their own areas were highly corrupt and prejudiced. तो ये जो राजा उस टाइम के जो वो नवाब थे वो बहुत ही केयरलेस थे, और वो उनके नीचे जो जमींदार करते थे, जो लोअर लेवल पे जजेस थे, वो फुल्ली करप्ट थे और उन्होंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। ऑन द होल द जुडिकल इंस्टीट्यूशन सफर फ्रॉम एक्सट्रीम करप्शन। इसके कारण क्या हुआ था, करप्शन बहुत ही बढ़ चुका था। वॉरेन हेस्टिंग फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द जुडिकल सिस्टम। तो उन्होंने जुडिकल सिस्टम में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन उसे सही ढंग करने का उन्होंने सोचा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रोवाइडेड विद सिविल कोर्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक सिविल कोर्ट रखा गया। कलेक्टर
एंड ए क्रिमिनल कोर्ट अंडर इंडियन जज। तो एक कलेक्टर भी रखा गया और क्रिमिनल कोर्ट इंडियन जज के यहाँ एक क्रिमिनल कोर्ट भी रखा गया। टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू एप्लीकेट कोर्ट्स। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के यहाँ पे 2 एप्लीकेट कोर्ट्स रखे गए और एक सिविल फॉर 1 फॉर सिविल केस, एक सिविल केस था, दो एप्लीकेट कोर्ट्स थे, एक था सिविल केस के लिए और दूसरा था क्रिमिनल केस के लिए। वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश हो चुका था। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील वाज कॉल्ड सरदार दीवानी अदालत। तो उस टाइम पे सिविल कोर्ट को कहा गया था सरदार दीवानी अदालत, विच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय गवर्नर। तो उसको देखा जा रहा था गवर्नर के यहाँ। और 2 जजेस रिक्रूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। और उनके गवर्नर के काउंसिल यहाँ से सरदार दीवानी अदालत या फिर सिविल कोर्ट के यहाँ पे 2 मेंबर्स, 2 जजेस जो भी थे गवर्नर के यहाँ से रहेंगे सिविल कोर्ट में। और गवर्नर और जो गवर्नर थे वही विच वॉज मतलब गवर्नर के यहाँ से सब कुछ चलता था। सिमिलरली द हाईएस्ट एप्लीकेट क्रिमिनल कोर्ट वाज नोन एज सरदार निजामत अदालत। तो जो एप्लीकेट क्रिमिनल कोर्ट था उसे कहा जाता था सरदार निजामत अदालत कहा जाता था। द फंक्शन अंडर द इंडियन जज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन जनरल। तो यहाँ पे ये था कि इंडियन जज को अपॉइंट किया जा रहा था गवर्नर के काउंसिल से अपॉइंट किया जा रहा था। Experts in Hindu and Muslim laws were provided to assist the judges. तो हिंदू और मुस्लिम लॉज को अच्छी तरह जान परख रहने वालों को जजेस को असिस्ट करने के लिए रखा गया। ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ वाज प्रिपेयर्ड इन संस्कृत बाय लर्न पंडित। तो जो भी हिंदू लॉ को अच्छी तरह समझने के लिए एक संस्कृत में पढ़ा लिखा हुआ पंडित को भी रखा गया और उसको ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ को समझने के लिए ये एक संस्कृत में पढ़ा लिखा हुआ पंडित ने उसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट। तो उसको जो हिंदू लॉज को संस्कृत में कन्वर्ट किया हुआ पंडित ने उसको पर्शियन में किसी तरह कन्वर्ट किया, उसी तरह उसने इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट किया। उसे कहा गया था कोड ऑफ हिंदू लॉज वॉज प्रिपेयर्ड बाय हल हेड। तो हल हेड द्वारा कोड ऑफ हिंदू लॉज की बुक लिखी गई थी। ट्रेड रेगुलेशन एंड अदर रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग अबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। तो वॉरेन हेस्टिंग ने किस चीज को अबॉलिश किया? दस्तक को। और फ्री पासेस को उन्होंने अबॉलिश किया। रेगुलेटेड इंटरनल ट्रेड। तो उन्होंने इंटरनल ट्रेड को सपोर्ट किया था। He reduced the number of custom houses and enforced a uniform traffic of 2.5% from Indian and non-Indian goods. तो उन्होंने इंटरनल ट्रेड के यहाँ तो करने के लिए किया था। उन्होंने ये किया था कि 2.5% जो भी इंडियन गुड्स थे उन पे 2.5 कस्टम ड्यूटी रखा जाना चाहिए। प्राइवेट ट्रेड बाय कंपनी सर्वेंट्स कंटिन्यूड बट विद इन एनफोर्सेबल लिमिट्स। जो भी प्राइवेट ट्रेड था कंपनी के यहाँ से वो भी कुछ कम दाम में ही रखा गया था। वीवर्स वर गिवन अ बेटर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज वर मेड टू इम्प्रूव द कंडीशन। जो वीव करने वाले थे उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था और अच्छे फैसिलिटी भी। ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम। प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम में भी उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम यूज किया। बैंक वाज स्टार्टेड इन कैलकाटा में बैंक भी स्टार्ट हो चुकी थी। He improved the police in Calcutta and the decades were severely dealt with it। तो पुलिस सिस्टम में भी उन्होंने अच्छी तरह देखा और डकैती करने वालों को पे भी सीवियरली उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओपन ए न्यू चैप्टर इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कंपनी। द होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कंसिस्टेड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? जो होम गवर्नमेंट था इंग्लैंड उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोपेरियटर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और कोर्ट ऑफ प्रोपेरियटर्स थे। The court of directors were elected annually and practically managed the affairs of the company। तो court of directors जो थे वो उनको yearly elect किया जाता था और उनका जो भी affairs था कंपनी के साथ था। In India each of 3 presidencies were independent and responsible to home government। तो 3 presidencies यहाँ पे क्या थे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा।
तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज में यहाँ क्या क्या आया है, 3 प्रेसिडेंसीज मतलब बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता पे तो होम गवर्नमेंट का रूल था। होम गवर्नमेंट मतलब तो इंग्लैंड के द्वारा चलाई जानी, इंग्लैंड में क्या गवर्नमेंट चल रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपीरियटर्स। द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंसी वाज कंडक्टेड बाय ए गवर्नर एंड ए काउंसिल। तो गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी वाज कंडक्टेड बाय, तो गवर्नमेंट किस तरह चलाई जा रही थी, गवर्नर और काउंसिल के